हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। मैंने फर्स्ट क्लास ले ली है, वो है राजस्थान की सभ्यता के बारे में। राजस्थान की सभ्यता में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था कालीबंगा। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसका कि कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा कहाँ पर है, इसकी खोज किसने की, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया और ये कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, वो भी 30 किलोमीटर दूर है ये कालीबंगा। ठीक है। और राजस्थान, ये सरस्वती नदी है जो वर्तमान में गगन नदी इसको बोला जाता है, वहाँ पर स्थित है और इसको प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी कहा जाता है। इसकी जो खोज है वो 1952 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा की गई और इसको उत्खनन यानी इसको कब खोदा गया, 1961 से 1969 के द्वारा इसको खोदा गया। और किसके द्वारा खोदा गया? वो बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा इसके द्वारा इनको खोदा गया। आज का हमारा टॉपिक है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आहट सभ्यता कहाँ पर है, इसका उत्खनन किसने किया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हमें और इसका समय काल क्या है, ये सब आहट सभ्यता के बारे में आगे पढ़ेंगे। हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहें। आहट सभ्यता। आहट सभ्यता यह राजस्थान की अत्यंत प्राचीन और गौरवपूर्ण सभ्यता है। ठीक है। अब बात आती है कि आहट सभ्यता कहाँ पर है। तो आहट सभ्यता अपने राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो आहट नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आहट, बेरच और बनास नदी के किनारे ये स्थित है। इतनी बात हो गई। अब आता है कि इसकी जो खोज है वो किसने की। तो अक्षय कीर्ति व्यास है एक, उन्होंने इनकी खोज कब की थी? 1953 के अंदर इसकी खोज की गई। और इनका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया? वो है रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। कब किया गया? 1956 के अंदर। और इनका जो मूल उत्खननकर्ता माना जाता है ना, वो किसको माना जाता है? HD साखरिया के द्वारा इसका मूल उत्खननकर्ता इसको माना जाता है। ठीक है। इतनी बात आ गई। ये किसने खोज करी, इसका उत्खनन किसने किया और ये कहाँ पर स्थित है। तो पहला पॉइंट क्या आता है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और इसकी जो खोज है वो किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई है। और उत्खनन क्या किसने किया इसका? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका किया गया है। और मूल उत्खननकर्ता इसको किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं HD साखरिया के द्वारा इसको बोला जाता है। और इसका जो समय काल है वो 2000 ईस्वी पूर्व से लेके 1200 ईस्वी पूर्व तक था। मतलब बोला जाता है ऐसे, हमें थोड़ी ना पता है, ये तो मतलब बताया गया है। कोई बुक में 1900 से लेके 1200 तक लिखा हुआ है, किसी में 1000 तक लिखा हुआ है। तो आप किताब में ज़्यादातर गूगल्स पे वगैरह मैंने सर्च किया है तो वहाँ पर 2000 से लेके 1200 तक ही लिखा गया, 2000 से लेके। ठीक है। अब जो कालीबंगा सभ्यता है ना, वो तो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आहट सभ्यता है ना, वो क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता है। मैं थोड़ा सा इसका परिचय बता रही हूँ, फिर अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। ठीक है। आहट सभ्यता को है ना ताम्रपाषाण सभ्यता भी कहा जाता है। आहट सभ्यता को ताम्रपाषाण सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे व पाषाण के उपकरण मिले हैं। ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ का जो आहट सभ्यता है उसका जो व्यवसाय वो क्या था? यहाँ का व्यवसाय है कृषि करना और पशुपालन। मतलब यहाँ का व्यवसाय कहा जाता है। और यहाँ पर है ना, मतलब अब दूसरी बात ये बात आती है कि यहाँ पर क्या क्या मिला, मतलब जिससे इसकी आहट सभ्यता की पहचान हो सके। कहा जाता है कि यहाँ पर नारी की जो मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है
मतलब नारी की मिट्टी की मूर्ति भी मिली है, और चूड़ियाँ मिले हैं, छल्ले मिले हैं, और सलाइयाँ भी मिली है, और तांबे के दीपक और तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ पर मिले हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर तांबे का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। और इस सभ्यता के ना बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं, जैसे आगाटपुर, ताम्रवती, धूलकोट और बनास सरस्वती। अभी आगे पढ़ेंगे कि इसको मतलब क्यों नाम दिया गया, इतने सारे किस बेस पे नाम दिया गया है, और इनको महासतियों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, यानी महासतियों का टीला, जो मेवाड़ की महारानियाँ होते थे ना, उनका शमशान का टीला भी इसको आहट सभ्यता को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं टॉपिक्स, हम अपने आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये तो थोड़ा सा था परिचय। आहट सभ्यता का समय काल 1900 ईसा पूर्व से आहट सभ्यता है, उसका समय काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है, या फिर 2000 से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मेन पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ इसमें। वर्तमान में उदयपुर जिले में बेड़च बनास की घाटियों में विकसित हुई थी। ये जो आहट सभ्यता है वो वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित जो बेड़च बनास की जो घाटियाँ है वहाँ पर ये विकसित हुई थी। इसीलिए बनास नदी, बेड़च नदी, आहट नदी भी ये किनारे स्थित है, इसीलिए कहा गया है। और 1953 में भारतीय पुरातत्वता अक्षयकृत व्यास के नेतृत्व में इस क्षेत्र की खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, इतनी आ गई बात समझ में। अब देखते हैं आहट का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, इसको क्या क्या बोला जाता है, किस किस नाम से इसको जाना जाता है। आहट को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, और 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहट को अघातपूर्व या अघात दुर्ग भी कहा जाता था। वर्तमान में अब क्या कहा जाता है, वर्तमान में आहट के स्थानीय लोग हैं, इसे क्या बोलते हैं, धूलकोट भी कहा जाता है। ये शायद ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, प्राचीन काल में आहट सभ्यता को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता था, तो ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से भी इसको जाना जाता था। और वर्तमान में क्या जाना जाता, वर्तमान में आहट जो सभ्यता है उसको किस नाम से जाना जाता है, धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो ये बात याद रखना आप। ताम्रवती नाम से विख्यात इस सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलकोर कहा जाता है। ठीक है, इसके उत्खनन में हसमुख, धीरजलाल तथा रत्नचंद्र अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आहट सभ्यता की स्थलों की खुदाई में एक अनाज पीसने की चक्की, छापे, 6 तांबे के सिक्के व 6 संयुक्त परिवार के चूल्हे तथा विभिन्न धातुओं के बर्तन व आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। आहट संस्कृति तकनीक कहा जाता है कि जो आहट संस्कृति थी ना वो तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा विकसित थी। इससे खुदाई से पता चलता है कि आहट संस्कृति के इस दौर में खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करती थी। अभी थोड़ी देर मैंने बताया कि खेती और पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय था। यहाँ तांबे के औजार, तरह तरह के बर्तन और सार्वजनिक भवनों के अवशेष भी मिले हैं, जिससे लगता है कि यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध रही होगी। आहट में पुरातत्व को व्यवसाय के 2 दौर मिले। यहाँ की जो आहट सभ्यता है वहाँ के यहाँ पर व्यवसाय के 2 दौर मिले। पहला दौर जो अर्ध ऐतिहासिक काल का है, ठीक है, इसमें क्या करते थे लोग, तांबे का प्रयोग करते थे। इसे आहट अवधि का प्रथम दौर भी कहा जाता है। तो ये ऐसे याद रखना कि आहट सभ्यता है उसमें व्यवसाय के 2 दौर मिले। पहला दौर है वो अर्ध ऐतिहासिक काल से है, तो अर्ध ऐतिहासिक काल से है तो इसमें तांबे का प्रयोग किया जाता था, और इसे अवधि का प्रथम दौर भी कहा जाता है। जो इसका समय काल था वो 2580 ईस्वी से 1580 ईस्वी के बीच में था। और दूसरा ऐतिहासिक दौर जिसे आहट अवधि द्वितीय कहते हैं, और इसमें लोग धातु का प्रयोग किया जाता था, और यह 1000 ईसा पूर्व के बाद का है। मतलब पहले दौर में तो क्या था कि इसमें तांबे का प्रयोग किया जाता था, और दूसरे दौर में क्या हुआ, धातु का प्रयोग किया गया। इतनी बात आ गई समझ में। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती व समकालीन
है, इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। खुदाई में धातु की कलाकृतियाँ, काली पॉलिश की हुई वस्तुएं, कुषाण तथा अन्य साम्राज्यों के समय की कलाकृतियाँ, ब्राह्मी लिपि से अंकित 3 मोहरे व सिक्के मिले हुए हैं। इनके अलावा खुदाई में धान की खेती, पालतू मवेशी, बहुत कम संख्या में पालतू भेड़, बकरियां, भेड़, सूअर और कुत्तों की अस्थियां और जंगली जानवरों की अस्थियां मिली है जिनका शिकार किया गया होगा। यमन एक बात बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा किया होगा। वर्तमान में विविधता आहार की वस्तु संस्कृति की विशेषता है। यहाँ बर्तनों की कम से कम 8 किस्में मिली है। काले और लाल रंग के बर्तन आहार संस्कृति में विशेषता है। मतलब यहाँ के जो बर्तन होते थे या तो वो काले रंग के होते थे या फिर वो लाल रंग के होते थे। और ये इसका जो मतलब 8 तरह के बर्तन हैं, किस्में हैं, मतलब ये इसके बारे में ये यहाँ पर किसने ध्यान दिया? सबसे पहले इसका किसका ध्यान गया? RC अग्रवाल का ध्यान गया। अब है कि आहार संस्कृति की मुख्य विशेषता है, मतलब ये हम कैसे पहचानेंगे कि इसकी ये आहार संस्कृति है। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, उसको नगरीय सभ्यता बोला गया, इसको 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व और पश्चिम में, ऐसे करके। तो आहार संस्कृति की मुख्य विशेषता है। जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, वो नगरीय सभ्यता थी, और जो आहार सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। आहार के उत्खनन स्थल को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। जो मेवाड़ के महारानी थे ना, उनका शमशान का टीला भी इसको कहा जाता है। बनास संस्कृति आहार स्थल से संबंधित है। आहार को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है, ये बात आ गई थी पहले। आहार सभ्यता की खोज 1953 में ईसा पूर्व पश्चिम अक्षकृति व्यास द्वारा की गई। फिर ये मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है कि किसके द्वारा किया गया उत्खनन, कहाँ पर हुआ। इसको धूलकोट का टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया। आहार सभ्यता का काल। आहार सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहार सभ्यता का काल 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व बताया गया है। कार्बन 14 एक पद्धति है, उसके अनुसार इस सभ्यता का काल है वो 2000 से लेके 1200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और बर्तन व मर्द भांड के डिज़ाइन के आधार पर 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के काल में आहार वासियों का संबंध ईरान से था, ये भी माना जाता है। अब आहार सभ्यता के स्तर। आहार के उत्खनन के दौरान 8 स्थल मिले हैं, जिन्हें पुरातात्विक सामग्री के आधार पर 3 चरणों में बांटा गया है। एक तो स्फटिक पत्थरों के प्रयोग व औजार व उपकरण के आधार पर, ताम्र व कांस्य व लोहे के उपकरण के आधार पर, और मर्द भांड से संबंधित सामग्री व मिट्टी व काले मुलायम पत्थर से निर्मित भवनों के आधार पर। अब आती है बात की आहार सभ्यता है, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। कि आहार संस्कृति पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ के निवासी भवन निर्माण के दौरान नींव में पत्थर डालकर भवनों का निर्माण करते थे। पहले अपने जो दादाजी वगैरह के घर है वहाँ पर भी मतलब हमारा देखा होगा कि वहाँ पर भी पत्थर वगैरह के घर बने हुए हैं। अभी इस टाइम में ही ईंट वगैरह का यूज करने लग गए, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा ही होता था। आहार सभ्यता लाल व काले मर्द भांड वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। अभी मैं बता के गई हूँ कि वहाँ के जो बर्तन होते थे आहार सभ्यता के, वो या तो ब्लैक कलर के होते थे या फिर रेड कलर के होते थे। आहार सभ्यता के मर्द भांड उल्टी तपाई विधि से पकाए जाने के कारण विशिष्ट रंग के बर्तन बन जाते थे। ठीक है। आहार के उत्खनन के दौरान अनाज रखने के मर्द भांड मिले, जिसे स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहा जाता है। अब कोई आपसे पूछ ले बाई चांस कि गोरे व कोट क्या है और किसे कहा जाता है, ये कहाँ से, तो गोरे व कोट का नाम आते ही आपको नाम याद आना चाहिए कि आहार सभ्यता की बात हुई है यहाँ पर। और कब कहाँ की बात हुई है कि अनाज रखने का जो मर्द भांड होता है ना, अनाज कहाँ रखते हैं, वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ होता है मर्द भांड मिट्टी से बना हुआ, तो वहाँ पर इसको रखा जाता। तो उसको अपने स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, उसको गोरे व कोट कहा जाता है। अब टेराकोटा व मन मूर्ति, कोई भी कलाकृति जो मिट्टी से निर्मित हो, अग्नि से पका ली गई हो, उसे मन मूर्ति
कहा जाता है। अब कोई पूछ ले टेराकोटा, मणिमूर्ति, ये कहाँ से नाम आते हैं, तो आपको नाम याद आना चाहिए कि आहट सभ्यता, ठीक है। और ये किसके द्वारा, मिट्टी से निर्मित है, अग्नि में इसको बहुत पकाई जाती थी, इसलिए इसको टेराकोटा या मणिमूर्ति भी कहा जाता है। यहाँ पर अभी मैं बता के गई कि अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि नारी की खंडित मृग मूर्ति भी मिली है, यानी मिट्टी की मूर्ति भी मिली है, जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए हैं। आहर मतलब यहाँ पर नारी की वेशभूषा के बारे में भी बात हो रही है कि कैसे कपड़े पहनती थी। आहड़ की मणिमूर्तियों में हाथी, घोड़े व बैलगाड़ियों के पहिए मणिमूर्तियाँ मुख्य रूप से मिले हुए हैं। आहड़ से मिली बैल की मणिमूर्तियों को वनासियन वुल्स टेराकोटा की संज्ञा दी गई है। वनासियन वुल्स टेराकोटा की संज्ञा किसको दी गई है, जो बैल की मणिमूर्तियाँ मिली है, कहाँ पर मिली है, आहड़ सभ्यता के अंदर मिली है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसको इतनी डीप से पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप वहाँ उसका आंसर कर दो। आजकल कोई भी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछता, जैसे आहड़ सभ्यता कहाँ पर थी, इस नदी के किनारे थी, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो रीट का पेपर हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, चाहे वो कुछ भी पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, कुछ भी। आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुर्दाएं और 3 मोहरें भी मिली है। अन्य प्रमुख विशेषता, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं अपन कि आहड़ संस्कृति के निवासी ताम्र उपकरणों का निर्माण करना जानते थे। आहड़ संस्कृति के पुरा स्थलों से ही सर्वाधिक मात्रा में ताम्र आहड़ से ताम्र कुल्हाड़ी तथा आयताकार सपाट व अर्धचंद्राकार उपकरण प्राप्त हुए हैं। आहड़ से अवतल चक्की, आटा पीसने की चक्की, खाद्यान्न, फसल, ज्वार व चावल के अवशेष व पालतू जानवर भी यहाँ पर मिले हैं। कुत्ते, मिट्टी के मनकों के आभूषण व अवशेष, राई या छपाई के थप्पे या छापे मिले हैं। आहड़ उदयपुर, ये अपन ने पढ़ लिया था। ये कुछ क्वेश्चन है कि कहाँ पर कैसे किस टाइप से क्वेश्चन है। 2013 के अंदर 3rd ग्रेड का जो पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया कि आहड़ है वो कहाँ पर स्थित है। उदयपुर नगर में, मेवाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है, और पूर्व में बहने वाली जो आय या बेड़च नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और आहड़ को प्राचीन काल में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के गई हूँ कि क्या क्या नाम से इसको बुलाया जाता था, अगाट, पूर्व, ताम्रवती, धूलकोट या बनास संस्कृति। मतलब अब प्राचीन काल में पूछा गया है तो हमारा आंसर भी उसी के अनुसार होगा, ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। ये RPSC में 2010 में का क्वेश्चन है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में आहड़ को अज्ञातपूर्व या अज्ञात दुर्ग भी कहा जाता था। मतलब 10वीं व 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता था, तो अज्ञात पूर्व या अज्ञात दुर्ग भी कहा जाता था। वर्तमान में आहड़ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये JEE में या मैकेनिकल डिप्लोमा भी ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे से मैंने एक बात और सोची है कि मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाऊँ उसके सारे क्वेश्चन भी आपको करवा दूँ, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ साथ आपको याद भी हो जाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।